अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चाहे हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज आप सभी लोगों के लिए नया क्या है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और ये इतना गंभीर विषय है कि ऐसा कोई फोटोग्राफर नहीं होगा जिसका कभी ना कभी डेटा करप्ट ना हुआ हो या उनका डेटा कभी फॉर्मेट ना हुआ हो या उनका डेटा कभी डिलीट ना हुआ हो। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में हम किसी न किसी की मदद लेकर के या कोई इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके या परचेज करके हम डेटा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। डेटा रिकवर हो भी जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि डेटा नहीं रिकवर होता है, या फिर जो डेटा हम रिकवर कर रहे होते हैं उसके बाद का डेटा आता है या उसके और पीछे का डेटा आ जाता है, पर जो डेटा प्रॉपर हमें चाहिए वो डेटा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, आज इसके विषय में जानेंगे और किन किन चीज़ पे हमें सावधानी रखनी है ये भी समझेंगे। और आगे से अगर फॉर्मेट हो जाती है कार्ड या डिलीट हो जाती है तो हम किन किन चीज़ की सावधानी रखेंगे कि उसे हम डेटा फिर वापस उस मेमोरी कार्ड से हम रिकवर कर सकें। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे, एक दूसरे से समझेंगे। हो सके ये ट्यूटोरियल 2-4 मिनट लंबी हो, लेकिन हम बहुत ही बेहतर तरीके से आज इस चीज को समझेंगे कि आखिर डेटा क्यों नहीं रिकवर होता है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि SD कार्ड से डाटा क्यों नहीं रिकवर होता। बहुत सारे लोगों ने YouTube पे वीडियो बना रखा है इसके विषय में कि मेमोरी कार्ड से या पेन ड्राइव से डाटा रिकवर करें। किसी ने लिख रखा है कि 1 मिनट के अंदर रिकवर करें, किसी ने लिख रखा है कि 12 साल पुराना डेटा रिकवर करें। सर जी, अभी का खींचा हुआ तो निकल ही नहीं पा रहा, 12 साल का कहाँ निकलेगा। मतलब वीडियो भी ऐसी थंबनेल लगाते हैं कि मतलब हद है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, उनके समझ से जो अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। मेरे समझ से जो अच्छा लग रहा है मैं अपना ट्यूटोरियल बनाता हूँ, काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है आप लोगों का। और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बधाई देते हैं कि सर जी आपका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। आप जिसको एक बार समझा दो उसको फिर दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे कि डेटा ख़राब क्यों होता है, हमारा करप्ट क्यों होता है, मेमोरी कार्ड हमारा ख़राब क्यों होता है और किस कारण से डेटा हमारा लॉस होता है। 2-4 चीजों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम कैमरा कौन सा चला रहे हैं इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि कैमरे की स्पीड के हिसाब से हमें अपने मेमोरी कार्ड का स्पीड सेलेक्ट करना है। अब आप ये चीज पहली बार सुन रहे होंगे शायद कि मेमोरी कार्ड हम कैमरे के हिसाब से खरीदेंगे, तो जी बिल्कुल ये सही चीज है कि हम कैमरे की जो स्पीड है डेटा सेव करने की, ठीक है, बारीकी से समझिएगा। हर कैमरे का एक स्पीड होता है कि वो कितना तेज कैप्चर करके कितना तेज डेटा सेव करता है। हम उसके अकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड उसमें हम लगाएंगे। मतलब ये, इसको हम एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखिए, ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं वही इस ट्यूटोरियल को समझ पाएंगे। बाद बाकी जो आजकल के नए फोटोग्राफर हैं जो बहुत जल्दी में अगर कोई चीज़ सीखना समझना चाहते हैं तो भाई वो आप इस ट्यूटोरियल को स्किप कर दें। ठीक है, वो उनके समझ में आएगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। आपने देखा होगा कि एक कैमरा अगर स्टील कैमरा है और ऑटो पे आप उसको सेलेक्ट कर देते हैं शूट करने के लिए, और उस पे लिखा रहता है कि एक बार जब आप कैप्चर का बटन दबाते हैं तो जैसे जयमाला पे हम देखते हैं कि दुल्हन जब जयमाला डाल रही है दूल्हे को, या दूल्हा जब जयमाला डाल रहा है दुल्हन को, वहाँ पे फोटोग्राफर क्या करते हैं कि वो कैमरे को कंटिन्यू शटर पे डाल देते हैं और वो खट 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 करके 15 से 10 फ्रेम 5 फ्रेम जितने पे वो लगाते हैं वो उतना पोज कैमरा शूट कर देता है। ये एक उदाहरण है समझने के लिए। मतलब ये कि अगर उतनी तेजी से वो खींच रहा है, कैप्चर कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उतनी तेजी से वो सेव भी कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो पिछला डेटा जो उसने शूट किया है अगर वो सेव नहीं होगा तो अगला डेटा वो कैप्चर नहीं करेगा। ठीक है, बराबर समझिएगा। अगर वो नया डेटा कैप्चर किया तो जाहिर सी बात है कि उससे पीछे वाले फ्रेम में जो डेटा कैप्चर हुआ था वो मेमोरी कार्ड में सेव हो चुका है। इस कंडीशन में अगर आपकी मेमोरी कार्ड की स्पीड स्लो है तो क्या आपका कैमरा वो वहाँ पे स्टोर कर पाएगा उस कैप्चर किए हुए डेटा को? नहीं। जब नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में कैमरा आपका हैंग करेगा या फिर टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो टाइमिंग तो नहीं बढ़ा पाएगी कैमरा, क्योंकि टाइमिंग तो फिक्स होता है, पर डेटा सेव करने में टाइम लगेगी और वहीं पर जा करके आपका मेमोरी कार्ड खराब होने का चांस लगभग 10%, 20% या 50% तय हो जाता है। आइए समझते हैं इस चीज को बारीकी से। मैंने कुछ इमेज गूगल से डाउनलोड करके रखे हैं आपको समझाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप अभी डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये कार्ड हमारा 40 MBps पर सेकंड की स्पीड है इसकी सेव करने की। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे 95 MBps लिखा हुआ है डेटा सेव करने की स्पीड। क्लास 10 का है ये। क्लास पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी क्लास 10 ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 क्लास।
लेकिन 40 Mbps। दूसरा 95 Mbps, ये भी 10 क्लास है। उसके बाद है हमारा 170 Mbps, ये भी क्लास 10 है। और ये है हमारा 300 Mbps, ये भी क्लास 10 है। अब हमें ये समझना है कि अगर 40 Mbps वाला कार्ड ही सारे कैमरे को सपोर्ट करने लग जाते या सारे कैमरे उसको सपोर्ट करने लग जाते तो फिर ये 300 Mbps का कार्ड कंपनी क्यों बनाती? बराबर है। मतलब ये कि अगर हम बड़े कैमरे में जाते हैं, जैसे मार्क 4 ले लिया हमने या मार्क 2 ले लिया, या सोनी के बहुत सारे नंबर अभी आ गए हैं, पैनासोनिक भी बहुत आगे निकल गया है, लेकिन अब इसके विषय में कभी और बात कर लेंगे पैनासोनिक और सोनी में क्या खूबियां हैं। अभी हम मेमोरी कार्ड पे और डेटा पे हम अभी ध्यान देंगे और इसके विषय में बात करेंगे। तो जो हाई फाई कैमरे हैं, जो बड़े कैमरे हैं, जिनकी शटर स्पीड तेज है, जिनका कैप्चरिंग पावर बहुत ज़्यादा है और उनकी फाइलें बड़ी बनती हैं, मतलब ये कि अगर एक फोटो खींचते हैं आप 5 MB का और एक कैमरा फोटो शूट करता है 25 MB का, और वो खटाखट जब आप ऑटो शटर पे लगाते हैं, उसको ऑटो कैप्चर पे लगाते हैं, और जब बहुत तेजी से इमेज को शूट करता है और वो जब सेव करता है, और उस कंडीशन में अगर मेमोरी कार्ड की स्पीड उसको स्लो मिलेगी तो वहीं पे आपका मेमोरी कार्ड करप्ट होने का चांस बनता है। सबसे पहली चीज ये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी कार्ड का चुनाव हमें कैमरे के हिसाब से करना है। अगर हम कैमरा बढ़िया और बेहतर खरीदे हैं और महंगे कैमरे खरीदे हैं तो हमें कार्ड भी बेहतर और अच्छे कंपनी का लगाना है। विश्वसनीय जो कंपनी है, जैसे सैमसंग हो गया या संडिस्क हो गया। संडिस्क में भी अल्ट्रा वगैरह आता है, एक्सट्रीम आता है, बहुत सारे सीरीज हैं दोस्तों, ठीक है। आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आप इसको समझेंगे। ये अल्ट्रा है, ये एक्सट्रीम सीरीज है, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान देंगे खरीदते समय। कार्ड हमेशा आप बेहतर खरीदेंगे और फास्ट स्पीड का कार्ड खरीदेंगे। लोकल कार्ड खरीदने से बचेंगे। लोकल कार्ड जैसे ऐसा कोई कंपनी जो कंपनी फेमस ना हो। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी है, किंगस्टन है और ये लश्कर है, पैनासोनिक है, PNY है। ये तो मैं अभी अपनी होश में जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से मैं ये कंपनी पहली बार देख रहा हूँ। ये भी पता नहीं कौन सी कंपनी है ये, ठीक है। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। हमें दोस्तों जो बेहतर कंपनी है, जो विश्वसनीय है, जो सालों से काम करती चली आई है, हम उसी का कार्ड खरीदेंगे। हम रिस्क नहीं लेंगे। हम किसी सस्ते के चक्कर में 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में लोकल कार्ड वाले किसी भी लोकल कंपनी के कार्ड में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात और सबसे अहम चीज, कभी भी हम छोटा कार्ड उपयोग नहीं करेंगे। जैसे ये माइक्रो कार्ड हम एडाप्टर लगा करके, जैसे ये आपने देख रखा है, ये छोटा कार्ड हो गया और इसमें लोग एडाप्टर लगा करके, एडाप्टर को फंसा करके, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे साइड में आप देख रहे होंगे, ये एडाप्टर इस तरीके से होता है। इसके अंदर आदमी कार्ड लगा करके, छोटे माइक्रो कार्ड को आदमी कैमरे में लगा करके बड़े कार्ड की जगह उपयोग कर लेता है। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। जो अच्छे फोटोग्राफर हैं, जो पुराने फोटोग्राफर हैं, उन्होंने महसूस किया होगा कि बड़े कार्ड की अपेक्षा छोटा कार्ड जल्दी खराब होता है, जल्दी गर्म होता है और स्पीड कम होने की वजह से वो जल्दी खराब होती है। स्पीड कम होने से मतलब ये समझेंगे कि बड़े कार्ड की तुलना में छोटा कार्ड स्लो काम करता है। अब इसको उदाहरण देकर के अगर मैं दोस्तों समझाने लगूंगा तो फिर ये ट्यूटोरियल 1-2 मिनट आगे बढ़ जाएगी। हम इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। जरूरी चीजों पे हम ध्यान देंगे। ये तो हो गया कार्ड की जानकारी। दोस्तों डेटा जब हम किसी लैपटॉप में या किसी सिस्टम में जब हम कॉपी करते हैं, वहाँ पे जो हम अपना कार्ड रीडर यूज करेंगे वो कार्ड रीडर किसी ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। जैसे 300-400 रुपए का जो कार्ड आता है, 300-400 रुपए के जो भी कार्ड रीडर आते हैं उस कार्ड रीडर को हम परचेज करेंगे। जैसे आईवाल का हो गया या संडिस्क का हो गया, अच्छे बहुत सारे कंपनी है। मैं यहाँ किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ब्रांडेड में जाएंगे और ब्रांडेड कंपनी का कार्ड रीडर लेंगे। कभी भी 10-20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए वाले लोकल कार्ड रीडर को आप लगा करके मेमोरी कार्ड कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चलते चलते कई बार कार्ड रीडर गर्म होकर के, उसकी आईसी हीट होकर के रीड करना बंद कर देती है। और जितने भी लोग मेरे ट्यूटोरियल को देख रहे हैं उनमें से किसी न किसी के साथ ये घटना घटी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब वो डंप करता है, जब वो कार्ड रीडर छोड़ता है तो उस कंडीशन में कई बार डेटा करप्ट हो जाती है और करप्ट होने के बाद वो फिर से दोबारा मेमोरी कार्ड बताता ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या ध्यान रखना है कि मेमोरी कार्ड हम कभी भी पॉकेट या पर्स में रख करके काम नहीं करेंगे, क्योंकि पर्स के अंदर मेमोरी कार्ड टूटने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉपी करते हुए सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, आइए एक फोल्डर को खोल करके समझ लेते हैं। बहुत अहम चीज है और हमें नहीं लग रहा कि इस तरीके का ट्यूटोरियल किसी ने अभी तक यूट्यूब पे बनाया था। मैंने जरूरी समझा बताना आप लोगों को। मैं आया हूँ, ट्यूटोरियल थोड़ी सी लंबी होगी पर सीखना है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा सर। हम लोगों ने भी बहुत टाइम दिया है। अब जैसे क्या है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये हमारा मेमोरी कार्ड हो गया। हमें ये डेटा कॉपी करना है तो हम कॉपी कैसे करेंगे।
लगभग 100 में से 10 लोग ये गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेमोरी कार्ड तो हमें खाली करना ही है, कल हमारा बुकिंग है, कल हमें जाना है साइड शूट करने के लिए, तो हम डायरेक्टली से कट मार लेते हैं और कट मार के हम पेस्ट कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आप बारीकी से समझ लीजिए, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव और लैपटॉप या सिस्टम, इन सारे जगह पे डबल लोड बढ़ जाता है। डबल लोड मतलब मैं इसे साबित कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। एक तो वो डेटा वहाँ जहाँ पे वो सेव कर रहा है वो एक लोड तो उस पे है ही है, दूसरा लोड कि जहाँ से वो डेटा उठा रहा है वहाँ से वो डेटा इरेज भी करता जा रहा है। मतलब एक तरफ उठाना, दूसरी तरफ सेव करना और तीसरी तरफ वहाँ से इरेज करना, क्योंकि कट करने का मतलब वो डेटा वहाँ से उठ रहा है तो उसके जस्ट पीछे एक इरेजिंग की प्रक्रिया चल रही है जो उसे इरेज करते जा रही है, क्योंकि कट होने के बाद आप दोबारा उस जगह पे जाएंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें कभी भी कट करके कॉपी नहीं करना है, हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर लाइट चली भी गई या किसी तरीके से डंप भी हो गया तो डेटा मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कट करने के बाद जब आप कहीं पे कॉपी करके पेस्ट कर रहे होंगे और अगर किसी कारण से आपका सिस्टम डंप हो गया तो ना तो आप जहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं वहाँ आपको मिलता है और ना ही आप मेमोरी कार्ड में वापस आते हैं तो वहाँ आपको डेटा मिलता है। ऐसा मैंने देखा है सर जी। ठीक है, और आपके अगर साथ हुआ हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस लैपटॉप या जिस सिस्टम पे आप कॉपी कर रहे हो प्रोग्राम शूट होने के बाद डेटा, उस लैपटॉप पे पावर का हमेशा ध्यान रखें। जैसे ये कि अगर आपकी बैटरी डाउन है, 10% या 5% चार्ज है, उस कंडीशन में दोस्तों आप कभी भी कॉपी में मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने कॉपी में लगा दिया और किसी कारण से एक बैग से सिस्टम या आपका लैपटॉप डंप हुआ तो उस कंडीशन में भी आपके डाटा करप्ट होने के लगभग चांस बनते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब भी आप कॉपी में लगाएं लैपटॉप में तो इस बात का आप ध्यान रखें कि लैपटॉप पर्याप्त मात्रा में चार्ज होना चाहिए और कोशिश ये करें कि आप उसका चार्जर लगा करके उसे चार्जिंग ऑन कर दें, ताकि अगर किसी कारण से लाइट जाती है तो उसके बाद भी आपका डेटा कॉपी करने के लिए बैटरी बैकअप बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से अगर आप डाटा कॉपी कर रहे हैं तो इन्वर्टर का स्विच हमेशा ऑन होना चाहिए और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी कंडीशन में सिस्टम डंप ना हो और बंद ना हो या किसी ऐसे कारण से सिस्टम हैंग ना हो। ठीक है, हैंग करने के कंडीशन में कभी भी आप सिस्टम को डायरेक्ट बंद नहीं करेंगे। इस कंडीशन में भी मैंने पाया है कि डेटा करप्ट हो जाता है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। दूसरी चीज, अगर एक मेमोरी कार्ड से आप डेटा कॉपी कर रहे हैं किसी और जगह पे और उसके अंदर 4 फोल्डर है तो आप चारों एक बार सेलेक्ट करके कॉपी में लगा दें। अगर बारी बारी से चारों आपने एक बार लगा दिया कि हम चारों को कर लेते हैं, 4 पार्ट में अगर कॉपी दिखा रही है आपके डिस्प्ले पे, उस कंडीशन में 4 गुना लोड बढ़ जाता है आपके मेमोरी कार्ड पे। और उस कंडीशन में अगर मेमोरी कार्ड आपका हैंग हो गया और अगर आपका मेमोरी कार्ड का विंडो नॉट रिस्पॉन्ड में चला गया तो उस कंडीशन में ना तो कॉपी होगी, ना तो वो कटेगा, ना ही वो रुकेगा, ना ही वो पुश होगा और ना ही किसी तरीके से उसको कमांड देकर के आप रोक सकते हैं। होता क्या है, हम परेशान होकर के डायरेक्ट सिस्टम का रीस्टार्ट बटन दबा देते हैं या मेमोरी कार्ड का जो कार्ड रीडर हमने लगा रखा है उसे हम डायरेक्ट बाहर खींच देते हैं। इस कंडीशन में 99% डेटा लॉस होने का चांस बनता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था और इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल करेंगे या लैपटॉप में नहीं इंस्टॉल करेंगे जिससे कॉपी फास्ट होती हो। जैसे टेरा कॉपी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा या देखा भी होगा या आप यूज भी करते होंगे कि टेरा कॉपी अगर आपने कॉपी कर दिया तो बहुत जल्दी से डेटा कॉपी हो जाएगा। मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, अगर टेरा कॉपी से सिस्टम की स्पीड बढ़ती तो क्या लोग बेवकूफ़ बैठे हैं क्या कि जो i3, i5, i7, i9 या 16 GB रैम, 32 GB रैम लोग लगा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.1% भी प्रभाव नहीं पड़ता है कॉपी में। ठीक है, जो एक निश्चित स्पीड है आपकी मेमोरी कार्ड की, आपके कार्ड रीडर की, आपके जो कंप्यूटर की जो क्षमता है डेटा रीड करने की और डेटा स्टोर करने की, उसमें 1% का भी किसी भी तरीके से इंक्रीज ये सॉफ्टवेयर नहीं करता। टोटल बकवास है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आप कभी नहीं डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं। अब ये जानते हैं कि मेमोरी कार्ड से डाटा रिकवर क्यों नहीं होता है। अभी तक जो मैंने बताया वो गलती नहीं करना है, उनके विषय में मैंने बताया कि आपको आगे से ध्यान रखना है, लेकिन रिकवर क्यों नहीं होता है अब ये जानते हैं। इसको कुछ उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे दोस्तों हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर फोटोग्राफर ये गलतियां करते हैं, आप भी देखे होंगे, आपने महसूस भी किया होगा, और आगे से मैं ये ट्यूटोरियल इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी समझ जाएं, आप भी सीख जाएं। और आप अगर मिक्सिंग करते हैं और आप एक अच्छे मिक्सिंग करने वाले हैं तो आप अपने कस्टमर को हमेशा अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा राय देंगे, ताकि वो परेशान ना हो, और जब वो परेशान नहीं होगा तो आप भी नहीं परेशान होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं।
100 फोटोग्राफर में से 10 फोटोग्राफर शायद ही अपने कैमरे में डेट और टाइम सेट करते होंगे, जो गांव देहात के रहने वाले हैं। ठीक है, डेटा भी उन्हीं का करेक्ट होता है जो गांव देहात में रहने वाले हैं। शहर के जो फोटोग्राफर है वो 2 जगह डेटा रखते हैं, एक तो लैपटॉप में रखेंगे या कंप्यूटर में, दूसरा उनका एक USB हार्ड ड्राइव होता है जिसमें वो डेटा रखते हैं। तो वो 2 जगह डेटा रखते हैं, कभी वो गलती नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये हार्ड ड्राइव खराब हुआ या डेटा करप्ट हुआ तो मुझे बवाल झेलना पड़ेगा, मुझे जेल तक हो सकती है, थाना पुलिस सब झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत सजग रहते हैं। जब आप डेट और टाइम नहीं सेट करते हैं तो हर बार जब आप कैमरा बैटरी लगा करके ऑन करेंगे और आज आपका साइड है, जब साइड पे निकलेंगे तो कैमरा एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। पहले दोस्तों आइए हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि बगैर उदाहरण के समझ में आना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक हैंडीकैम खरीद रखा है और आज से 1 हफ्ता पहले मैं एक साइड खींच करके आया हूँ। मैंने कैमरा, मेमोरी कार्ड वगैरह सारा कुछ निकाल करके मैंने बैग में रख दिया और उसे बंद करके मैंने पैक कर दिया। आज मुझे साइड पे जानी है। होता क्या है, जब भी आप उस पर आप बैटरी लगाओगे तो ज़्यादातर कैमरे में, जो महंगे कैमरे नहीं हैं, उसमें आपको हमेशा डेट और टाइम मांगेगा। ठीक है, डेट और टाइम कैसे मांगता है कि जिस सन का वो कैमरा रिलीज किया हुआ रहता है तो उसके हिसाब से वो डेट मांगेगा। जैसे 6/5/2020 उसमें डेट आता है। हम क्या करते हैं, हम डेट और टाइम सेट नहीं करते हैं और हम ओके 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 फिनिश कर देते हैं और वो 6/5/2020 पे कैमरा का डेट सेट होकर के कैमरा हमारा ऑन हो जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि कल काम करके आएंगे, बैटरी हम निकाल देंगे और इसका तो रोज़ का ही नाटक है टाइम मांगने का, तो रोज़ रोज़ क्यों अपन टाइम ख़राब करेंगे इसको टाइम सेट करने के पीछे। तो हम इसको ऑन करके सिर्फ काम करने से मतलब रखते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है डेटा नहीं रिकवर होने का। बता देता हूँ मैं कैसे। ठीक है, जैसे टाइम तो आपने सेट किया नहीं, जब भी आप डेटा खींचने जाते हो तो आपका कैमरा स्टार्ट होता है 6/5/2020 से। बराबर ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आज मैं गया एक डेटा शूट करने के लिए, डेटा शूट होना शुरू हुआ 6/5/2020 के नाम से, और फाइल का जो नाम बनता है वो फाइल का नाम क्या बनता है, उदाहरण देता हूँ मैं आपको, आइए समझते हैं इसे बारीकी से। हमने कैमरा बैटरी लगा लिया, कैमरा हमारा ऑन हो गया, डेट बता रहा है 6/5/2020। ठीक है, और जो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, डेट तो मैंने सेट किया नहीं, डेट तो हर बार मैं ओके 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 करके मैं और कैमरे को ऑन कर देता हूँ। अब हमारा जो पहला फाइल शूट होना स्टार्ट हुआ, जो पहला क्लिप तैयार हुआ, तो मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे। ठीक है, ये हमारा पहला फाइल तैयार हुआ। दूसरा फाइल, दोस्तों ये हमारा हो गया डेट एंड टाइम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इस डेट एंड टाइम में हमारा कैमरा जो शूट करना स्टार्ट किया वो फाइल ये बना रहा है। ठीक है, MTS 001 002 0003 4 5 इस तरीके से करते हुए आज हमने शादी खींच दी 500 फाइल। ठीक है, उदाहरण समझिएगा ध्यान से कि क्यों नहीं रिकवर हो पाता है। 500 फाइल हमने शूट कर दिया आज रात में और कैमरा मैंने रख दिया। मैंने ये सोचा कि हम इसको कल कॉपी कर लेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, और किसी कारणवश ये मेमोरी कार्ड हमारा फॉर्मेट हो जाता है या मेरे से डिलीट हो जाता है या सिस्टम में मैं कॉपी नहीं कर पाया, अभी भूल गया और ये फॉर्मेट हो गई मेरे से, या मैंने गलती से जानबूझ के ही फॉर्मेट कर लिया और मैं चला गया साइड खींचने के लिए। ठीक है, अब फिर दोबारा इसको समझते हैं। अब क्या होगा, फिर जब मैं किसी नए पार्टी के पास जाऊंगा, फिर मैं बैटरी लगाऊंगा और फिर हमारा कैमरा डेट मांगता है और मैं क्या कर देता हूँ, ओके 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 और फिनिश। फिर हमारा डेट यही सेट हो जाता है। बारीकी से समझिएगा, 6/5/2020। और फिर जब मैं उसके घर पे शूट करना स्टार्ट करता हूँ तो उसी मेमोरी कार्ड में जब डेटा फिर बनना चालू होता है तो फिर स्टार्ट होता है वो MTS 001 2 3 4 5 करके। इस तरीके से हमारा 450, 500, 700 फाइल निकलता है। अब क्या है, जब हम उस शादी को शूट कर लेते हैं तब हमें पता लगता है कि अरे भाई, या 3-4 शादी के बाद हमें पता लगता है कि एक शादी तो मैंने कॉपी ही नहीं की थी और वो मेरे से गलती से फॉर्मेट हो गया था। अब हम उसके चक्कर में पड़ते हैं रिकवर कराने के। डेटा क्यों नहीं निकलता है, अब इस बात को समझ में आपके आ जाएगा। और जब मेमोरी कार्ड को किसी भी सॉफ्टवेयर से आप स्कैन करते हैं रिकवर करने के लिए, तो जब वो स्कैन करता है तो उसको क्या मिलता है, 6/5/2012 ये उसको टाइम मिलता है। और टाइम के बाद जो फाइल का नंबर मिलता है ना सर, वो मिलता है आपको MTS 01 02 03 04 05। मतलब ये कि ये फाइल तो हर बार बना रहा है वो कैमरा, और डेट भी उसको हर बार यही मिल रहा है। तो जब डेट वही मिल रहा है, उसको टाइम भी वही मिल रही है, फाइल का नंबर भी वही मिल रहा है, तो वो फिर जानेगा कैसे कि हमें कितना पीछे जाना है। बात समझ में आई? फिर मैं बताता हूँ। जब हर बार एक ही डेटेड टाइम से हर बार एक ही नाम
वो जब सेव करेगा एक ही मेमोरी कार्ड के अंदर, और जब आप रिकवर करोगे ना सर, जो तो तत्काल में जो डेटा है उसके अंदर या डिलीट हुआ हो या रिसेंट में आप जो डेटा खींचे हैं ना, बस वही डेटा आपके सामने आएगा, उसके पीछे का डेटा नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइट हो गया है। ओवरराइट मतलब सेम डेट में और सेम नाम से उस पर 2 बार 3 बार या 5 बार या दोबारा आपने डेटा खींच दिया था, और ओवरराइट होने की वजह से वो डेटा पीछे का रीड नहीं कर पाएगा। जब भी रीड करेगा तो उसको यही फाइल मिलेगी, और जब यही फाइल मिलेगी तो यही फाइल आपके आगे निकाल करके वो रख देगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब उन बिंदुओं पे बात करते हैं कि आखिर कैसे कुछ फाइलें निकल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शादी के बाद के कुछ अंश निकल करके आ गए, या हल्दी तो निकल के आ गई लेकिन बाकी का मटेरियल नहीं निकल करके आ पाया। तो वो इसलिए हो जाता है कि जैसे हम इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि एक शादी हमने खींची, उनके यहाँ तिलक थी, शादी थी, हल्दी थी और सगाई थी, सारा प्रोग्राम मिला करके तकरीबन 750 फाइल था। ठीक है, 750 फाइल हमने शूट की थी। किसी कारण से ये डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट होने के बाद मेरे से ही फॉर्मेट हो गया, या मैंने कैमरे में डिलीट कर दिया और मैं किसी नई पार्टी के पास पहुंच गया, उनके यहाँ मैंने प्रोग्राम खींचा, और उनके यहाँ प्रोग्राम खींच करके मैं जब कैमरे को कॉपी किया तो उसमें फाइल की संख्या थी टोटल 520 मान लेते हैं। उनके यहाँ जब मैंने शूट किया दोबारा, उनके यहाँ फाइल की संख्या थी 500। मतलब ये कि पीछे वाला जो फाइल था वो हमारा 250 फाइल अलग नंबर पे था। मतलब ये ध्यान दीजिएगा बात पे कि 01 से लेकर के 500 फाइल तक तो ओवरराइट हुआ, लेकिन 500 नंबर के बाद जो 501 नंबर की फाइल से लेकर के जो 750 फाइल का नंबर था, वहाँ पे ओवरराइट नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे वो फाइल नया क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि टोटल प्रोग्राम 500 फाइल के अंदर शूट हो गया और एक्स्ट्रा ना हुआ, ना ऊपर का 750 फाइल ओवरराइट हुआ। उस कंडीशन में क्या होगा कि 500 फाइल के बाद जो 501 नंबर का फाइल होगा, वहाँ से लेकर के 750 फाइल का डेटा आपका रिकवर में बाहर आ जाएगा, और ये ओवरराइट हो चुका है तो इसमें यही वाला डेटा निकलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि आखिर क्यों नहीं डेटा रिकवर हो पाता है, और अगर होता है तो आधा अधूरा क्यों होता है, और कई बार फ़ोटो क्यों निकल करके आते हैं वीडियो की जगह पे। तो यही कारण है दोस्तों। ठीक है, ओवरराइट का चक्कर है। तो अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जितने भी आपके फ़ोटोग्राफ़र हैं, या आप ही फ़ोटोग्राफ़र हो या आप मिक्सिंग करते हो, तो जितने भी आपके फ़ोटोग्राफ़र उनको आप बताएंगे कैमरे में हमेशा डेट एंड टाइम हमेशा सेट रखें। जितने भी साइड पे जाते हैं डेट प्रॉपर एकदम सही होना चाहिए। हर बार जिस डेट पे आप शादी शूट करने जाते हो वही डेट आप उस पर सेव करेंगे, उसी डेट से आप रिकवर करेंगे तो निकल जाएगा आपका डेटा। दूसरी चीज, मेमोरी कार्ड हमेशा अच्छे स्पीड का रखेंगे, कार्ड रीडर आपका बेहतर होना चाहिए, और जब आप कॉपी कर रहे हो तो जिन जिन बिंदुओं पे मैंने पीछे बताया है उन सारे बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल के बाद ये चीज स्पष्ट हो चुका होगा आपके दिलो दिमाग में कि आखिर क्यों नहीं डेटा रिकवर होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ट्यूटोरियल बना रखा है सर जी, लेकिन मैं आज ये टॉपिक चुना कि ये बताना लोगों को जरूरी है कि डेटा क्यों नहीं रिकवर होता है। और जो लोग रिकवर करते हैं या कराए होंगे वो जानते होंगे कि कितनी मशक्कत होती है डेटा रिकवर करने में या कराने में, और कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और कितनी दुकानों पे घूमना पड़ता है, और कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने सावधानी बताई है उन सारे सावधानी को आप ध्यान रखेंगे, और अगर आप ध्यान रखते हैं तो मेरा ये आप लोगों से वादा है कि आप कभी भी इस परेशानी में नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों, जो भी आपका डेटा है वो डेटा हमेशा कोशिश यही करिएगा कि आप 2 जगह रखें, तो आप परेशानी से बचेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा, और इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और कई सारे सवाल जो आपके दिलो दिमाग में बहुत पहले से चल रहे थे उसके जवाब इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपने कभी इस तरीके का परेशानी फेस किया है या नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ या किसी और ट्यूटोरियल में, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।